नमस्कार, मैं अमोद कुमार सोलंकी और आज हम ज़रा जीएसटी की नॉलेज देते हैं। तो देखते हैं इसके रिगार्डिंग में थोड़ा-सा एक मैंने पीपीटी रेडी किया हुआ है, तो उसमें आइए देखिए। जैसे जीएसटी का जो भी व्यापारी लेन-देन कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं जीएसटी में, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो उसकी रजिस्ट्रेशन का लिमिट जान लेते हैं। जो इसकी लिमिट है, वो है 20 लाख रुपए टर्नओवर, 20 लाख रुपए तक का टर्नओवर एक साल में, ठीक है ना? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच में, जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। अगर किसी व्यक्ति का 20 लाख रुपए से नीचे का टर्नओवर है, यानी कि सेल है या रजिस्ट्र्ड है, ठीक है ना, तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन देने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपना ऐसे ही भी कर सकता है। ओके। अब दूसरी कंडीशन ये है, जिन लोगों का टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज़्यादा का है एक साल में, तो उन लोगों को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी बात, इसके अंदर रिटर्न फाइल करने होते हैं। जो लोग व्यापारी हैं, हम उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो हमसे काम कराते हैं, जिनका हम काम कर रहे हैं, तो उनको एक कंडीशन क्या है कि पहले इसमें 2 रिटर्न जाते हैं। एक तो जीएसटीआर 1 जाता है और एक जाता है जीएसटीआर 3B, ठीक है। जीएसटीआर 1 की हम बात करते हैं, तो जीएसटीआर 1 अभी देखिएगा जनवरी खत्म हो गया है। जीएसटीआर 1 का डेट है 11 तारीख होती है नेक्स्ट मंथ की, यानी कि अगर जनवरी खत्म हो गया है तो इस महीने के लिए हो गई 11 फरवरी। इसमें आपको अपना जीएसटीआर 1 फाइल करना होता है। इसमें क्या होता है कि आपको अपने बिल अपलोड करने हैं। जो भी आपके सेल इनवॉइस होते हैं, वो आपको इसमें अपलोड करने होते हैं, सेल इनवॉइस। ओके। ये आपको जब आप अपने 11 तारीख से पहले अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, तो जिस व्यक्ति को आपने अपना टैक्स इनवॉइस दिया है, उस व्यक्ति को आईटीसी मिलेगी। यही कंडीशन होती है इसमें। अदरवाइज क्या होगा, वो व्यक्ति को आईटीसी नहीं मिलेगा, उसको नेक्स्ट मंथ आईटीसी मिलेगा। तो उसमें क्या होता है, व्यापारी के बीच में झगड़े होते हैं, ठीक है। और टाइम से फाइल करना भी जरूरी है। दूसरा रिटर्न होता है जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B में क्या होता है, आप अपने 11 तारीख तक अपने सेल के बिल आपने अपलोड कर दिए, ठीक है ना। आपने भी किसी से परचेज की होगी, ठीक है ना, तो वो सामने वाले के लिए सेल हो गई। ओके। तो उसने भी फाइल कर दिया, तो वो आपके किस में आएंगे, 2A 2B में शो करेगा। जो भी आपकी परचेज होती है, वो आपके जीएसटीआर 2A 2B में शो करती है। तो जिससे कि आप उसको आईटीसी ले सकते हैं उसकी जीएसटी में। इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि जो बिल आपके 2A 2B में शो नहीं कर रहे हैं, उनकी आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। आपके पास में हार्ड कॉपी है, लेकिन वो ऑनलाइन शो नहीं कर रहे हैं जीएसटी पोर्टल पर, तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और क्या होता है, इसकी डेट डेट जो है वो है आपकी 20 तारीख, यानी कि जनवरी के महीने का जो रिटर्न जाएगा 3B, उसका आपका डेट है 20th फेब, यानी कि 20 तारीख तक आपको चालान जमा करना है। अगर कोई लाइबिलिटी बननी है जमा कर दीजिए, अगर कुछ लाइबिलिटी नहीं है तो आप उसको अपनी आईटीसी में से भी एडजस्ट करा सकते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जब हम अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं, ठीक है ना, और उसमें जो सेल दिखा रहे हैं हम अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर, ये जो सेल दिखा रहे हैं, ठीक है ना, ये बराबर होनी चाहिए जीएसटीआर 3B में जो अमाउंट जा रहा है उसके। अगर आप मान लीजिए, सपोज करिए कि आपने 50,000 रुपये की सेल दिखाई है, 11 तारीख तक आपने बिल अपलोड करे हैं अपने जीएसटीआर 1 के, ठीक है ना, उसमें 50,000 रुपये की सेल दिखाई है, तो आप जो जीएसटीआर 3B में फाइल करेंगे, वो आपकी 50,000 ही होनी चाहिए, एक्यूरेट अमाउंट, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज़्यादा। अगर आप इसमें 3R1 में आपने 50,000 रुपये दिखाई है, 3B में दिखा दिया आपने 65,000 रुपये, तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा, आपसे एक्स्ट्रा टैक्स जमा कराएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसमें दिखाइए R1 में 50,000 रुपये, आपने यहाँ दिखा दी 45,000 रुपये, तो डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा ये फ़र्क क्यों आ रहा है, डिफरेंस क्यों आ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अपने रिटर्न को सावधानी से फाइल करिए। जो इनवॉइस हैं वो अपने टाइम से अपने कंसल्टेंट को भेजिए, ठीक है ना, जिससे कि आपका रिटर्न टाइम से फाइल हो सके, क्योंकि इन रिटर्न्स के अंदर अमेंडमेंट अलाउड नहीं है। आप इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं रिटर्न को। हाँ, ये हो सकता है किसी व्यक्ति का आपने जीएसटी का बिल दिया किसी व्यक्ति को, ठीक है, जैसे मैं हूँ, आपने मुझे जीएसटी का बिल दिया 50,000 रुपये का, लेकिन गलती से क्या हुआ, आप उसको 150 लिखते हैं, 1.5 लाख का होगा, तो आप उसको नेक्स्ट मंथ में जाके उसको सही करा सकते हो, लेकिन वो डिपार्टमेंट को दिखेगा दोनों, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि
आप विद इन फाइनेंशियल ईयर गलती कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप मार्च में गलती कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट ईयर के उसमें चला जाएगा, तब भी दिक्कत आती है, तो आपके एनुअल रिटर्न में दिक्कत होती है फिर। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अमेंडमेंट जीएसटीआर 1 और 3B में अलाउड नहीं है। एक तीसरी चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो अभी कोई नया अमेंडमेंट आया हुआ है, ठीक है? आप किसी से कोई परचेज कर रहे हैं, सपोज करिए आप व्यापार चलाते हैं और आपने आमोद जी से कुछ माल परचेज कर लिया या कोई सेवा ली है, और आमोद जी इसमें एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, ठीक है? तो यानी कि आप किसी ऐसे व्यापारी से परचेज कर रहे हैं जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, ठीक है? तो आपको उसको 45 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो आप इस खर्चे का, या तो परचेज होगा या ये एक्सपेंस का बिल होगा, तो उस खर्चे को आप क्लेम नहीं कर सकते P&L में, ठीक है ना? वापस से वो आपके इनकम में जोड़ दिया जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें, ये चालू हो गया है नियम, अपनी 1 तारीख से चालू हो जाएगा, 1 अप्रैल से, ठीक है ना? और देखिएगा, आप लोग अपना जो कैश पेमेंट कर रहे हैं ना एक दिन में, किसी व्यक्ति को करने का जो लिमिट है, एक व्यक्ति को आप पार्टी पेमेंट कर रहे हैं, वो 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 20,000 रुपये से नीचे ही करना है, कम ही रखना है, और पूरे साल में 2 लाख रुपये हो सकता है, ठीक है? एक तो ये बात हो गई। दूसरा देख लीजिए कि आप जो अपना कैश डिपॉजिट करते हैं ना अकाउंट्स में, अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके बैठे हुए हैं और आपके पास में करंट अकाउंट है, ठीक है ना? तो आप उसमें उतना ही कैश जमा कर सकते हैं जितना कि आपके पास में सेल करी है आपने, ठीक है ना? जितनी आपने सेल की हुई है, उतना ही आप अपना रजिस्ट्रेशन, उतना ही इसमें कैश डिपॉजिट कर पाएंगे। अब आप इसमें देखिएगा, अगर आपकी सेल हुई है 50,000 रुपये की, तो आपने मान लीजिए खर्चे करें 15,000 रुपये के, तो 35,000 रुपये आपके पास में कैश बच गया। तो आप क्या करेंगे, 35,000 रुपये ही अपना जमा करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने सेल तो की नहीं है कैश में, लेकिन अपना अकाउंट में जाके 5 लाख रुपये या 6 लाख रुपये डिपॉजिट कर दिए, ठीक है ना? तो वो ये माना जाएगा कि आपके पास में या तो पुराना कैश हो वो आपने जमा कर दिया, कैश इन हैंड। अगर नहीं है कैश इन हैंड तो डिपार्टमेंट उसको कैश सेल मानेगा, और सेल मानेगा तो उस पर आपका टैक्स डिपॉजिट करना पड़ जाएगा, जीएसटी, ठीक है ना? तो इसलिए सोच समझ के कैश डिपॉजिट करिए, उतना ही करिए जितना आपके बुक्स में अवेलेबल हो। और ये तो करंट अकाउंट वाली बात हो गई, बिजनेस में कर रहे हैं। अब आप दूसरी बात सुनिए, कि जो कैश डिपॉजिट सेविंग अकाउंट में करते हैं ना, इसमें एक साल में सारे सेविंग अकाउंट को मिला के, चाहे आपके 5 बैंकों में अकाउंट है, सबके मिला के 9 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये कंडीशन दूसरी ये होती है सेविंग अकाउंट में। और जहाँ तक है अवॉइड करिएगा, एक बार में 50,000 रुपये से ज़्यादा मत जमा करो, ठीक है? थोड़ा थोड़ा जमा करना है, इकट्ठा जमा करोगे तो डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भी भेज देगा, ठीक है? ये चीज़ हो गई, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है, एक मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो हम ले रहे हैं ना, जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट है, वैसे तो इतनी है कि आपको 20 लाख रुपये टर्नओवर अगर क्रॉस करने का उम्मीद है, हो जाएगा तो आप अपना लेके चलो। लेकिन कहाँ मैंडेटरी हो जाता है, वो भी आपको दिखाता हूँ इसमें अंदर, देखिएगा। अगर आप कोई गवर्नमेंट वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेना चाह रहे हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट से आप अपना कोई टेंडर लेना चाह रहे हैं, ठीक है? तो आपको कंपल्सरी कंडीशन मिलेगी कि आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है? और दूसरा, कोई पीडब्ल्यूडी विभाग में वर्क कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा है, कोई ठेकेदारी कर रहा है, उसको भी लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट के कोई दूसरे टेंडर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, कोई माल सप्लाई के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना? और दूसरी चीज़, गवर्नमेंट जो भी कुछ परचेज करती है, फर्नीचर वगैरह होगा, कुछ भी आइटम परचेज करती है डिपार्टमेंट में, सरकारी विभाग, तो जैम पोर्टल के थ्रू करते हैं, ठीक है ना? तो वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। पीएफ ईएसआई भी लेना पड़ेगा आपको, अगर आप गवर्नमेंट से डील कर रहे हैं, कोई टेंडर लेने वाले हैं, तो आपको पीएफ ईएसआई भी चाहिए होगा। और आपको साथ में सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, ये तहसील से बनेगा आपका। बैलेंस शीट भी मांगते हैं जनरली इसमें, 3 साल का बैलेंस शीट और आईटीआर का डाटा, ठीक है? इतनी सारी इसके अंदर चीज़ें मांगी जाती हैं। तो होपफुली कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन काम आएगी, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई कुछ क्वेरी होती है आप लोगों की, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में मार्क कर दीजिए, तो उसका भी आंसर करेंगे अपना क्वेरी का। तो इतना ही जानकारी काफ़ी है। और अपना ड्यू डेट्स और देख लेते हैं, इसके अंदर एक जो टैब हमारा खुला हुआ था उसमें देख लेते हैं।
ये देखिए कहाँ गया ये। अगर आप लोगों को कहीं कन्फ्यूजन लगता है ना, तो ये वेबसाइट है gst.gov.in। यहाँ पे नीचे की ओर जाके यहाँ पे देख सकते हैं, ये ड्यू डेट्स आपकी दी हुई हैं। जनरली मैंने आपको 3V की बताई हुई थी, GSTR 1 का भी बताया हुआ था, ठीक है ना। एक इसमें ये कंपोजिशन का और है, ठीक है ना। जो व्यापारी कंपोजिशन में रजिस्टर्ड हैं, उनको 3 महीने बाद, यानी कि एक क्वार्टर के अंदर, क्वार्टर जब खत्म हो जाता है उसके बाद में, जैसे अभी चल रहा है जनवरी फरवरी मार्च, चौथा क्वार्टर, इसके बाद में आएगा अप्रैल। तो आपको अप्रैल में 18 तारीख तक अपना कंपोजिशन का रिटर्न फाइल करना है। उसमें क्या होता है, आपको सेल दिखानी है। 1% सेल का 1% आपको टैक्स जमा करना होता है, वो इनकी डेट है, ठीक है। हमने आपको बताया था मंथली वाले का। अगर मान लीजिए कोई क्वार्टरली अपना 3 भी जमा करता है, R1 फाइल करता है, ठीक है ना, तो क्वार्टरली R1 की डेट है 13 तारीख होती है, महीने की 11 की जगह हो जाती है 13। और चालान डिपॉजिट जमा करने की डेट जो हो जाती है वो हो जाती है आपकी 22 तारीख। तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। तो आज समाप्त करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे कुछ और देखते हैं, इसमें कुछ डिटेल में वीडियो और बना के आपको बताएंगे। इसमें जो लोग सीखना भी चाहते हैं तो उनको हम अच्छा सा इसमें कुछ रिटर्न फाइलिंग वगैरह का प्रोसेस भी दिखाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू, तो इसको विशेष रूप से देखिएगा। धन्यवाद।